हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना सारा सपोर्ट दिया, इतना सारा प्यार दिखाया है, उनके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी को थैंक यू। सेकंड थिंग स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। देखो, अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका मोस्ट ऑफ पार्ट अपन ने कवर कर लिया था। आज अपन को स्टार्ट करना है एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड जो कर्व था डिसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज की जब अपन बात करते हैं तो ये कैसे होता है। देखो, गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से गैसें कम पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। और याद रखना, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना, इसका मतलब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लगती। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। यानी कि ये डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है। और जहाँ पर एक्सचेंज होती है वो जो मेम्ब्रेन होती है वो जितना पतली होती है, एक्सचेंज की रेट उतनी ही ज़्यादा होती है। डिफ्यूजन रेट क्या हो जाएगी, उतनी ही फास्ट होती है। देखिए, दो लेवल पे अपन लोगों को इस पढ़ना है। दो लेवल में मतलब एक तो एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्विली एंड जो ब्लड कैपिलरीज की एंडोथीलियम लेयर होती है वहाँ पर होता है। और दूसरा क्या आ जाएगा, टिश्यू लेवल या फिर सेलुलर लेवल के ऊपर। तो एल्विली लेवल की बात करते हैं तो जैसे ही अपन एयर को इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के थ्रू, एल्विली के अंदर एयर जाता है और एल्विली से एल्विलर की जो लेयर होती है जिसको अपन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं, क्योंकि एकदम फ्लैट सेल होती है, थिन होती है, वहाँ से देन आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन और वहाँ से ब्लड कैपिलरीज के एंडोथेलियम। इसी तीनों जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है ये जितनी ज़्यादा पतली होती है उतना ही डिफ्यूजन रेट फास्ट होता है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्विली लेवल का एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, ब्लड एंड एल्विली के बीच में ये एक्सचेंज देखने को मिलता है। देन वहाँ से ब्लड कहाँ पे आता है, आपको पता है, हार्ट के अंदर जाएगा और हार्ट से पंप होके अपने जो भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो कोई ऑर्गन हो, तो वहाँ पर प्योर ब्लड जाता है और वहाँ पर टिश्यू फ्लूइड या फिर सेल के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल के अंदर। ये जो एक्सचेंज होता है वो पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिधर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है गैस का, वहाँ से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ ये गैस मूव हो जाती है। देखो, एक फ्लो डायग्राम मैंने बनाया है, एनसीईआरटी का है, और आपको ये डायग्राम एनसीईआरटी में अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम है वो अपन को आना चाहिए विथ लेबलिंग, कुछ भी नहीं छोड़ना उस डायग्राम के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो एटमॉस्फेयर के अंदर बात करते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर की। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन कितना परसेंट होती है, 21% होती है। तो पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, 760 mmHg, 760 mm ऑफ Hg होता है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो 21% ऑक्सीजन है तो 21/100 मल्टीप्लाई 760। तो याद रखना इस चीज़ को, 21/100 मल्टीप्लाई 760। तो ये किसका पार्शियल प्रेशर निकल के आ जाएगा, ऑक्सीजन का। तो ये कितना निकल के आता है, 159 mmHg। ये पार्शियल प्रेशर किसका आ गया, ऑक्सीजन का। एनवायरमेंट के अंदर बात करते हैं तो यहाँ से यानी कि हाई प्रेशर हो गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है, अपनी एल्विली के अंदर जाती है। और एल्विली के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 mmHg। तो याद रखना, ज़्यादा से कम की तरफ एयर इजीली मूव हो जाती है। और अगर एल्विली की बात करता हूँ तो CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 यानी 40। और ये एनवायरमेंट के अंदर कितना है, तो 0.3 mmHg। देखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई जगह उनको 0.3 देखने को मिलता है, कई जगह 0.03 देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा क्लियर कर लो फंडा। देखो, 0.03 याद रखना, 0.03 ये तो परसेंटेज होता है CO2 का एनवायरमेंट के अंदर। तो 0.03% CO2 एनवायरमेंट में है, तो उसका पार्शियल प्रेशर अपन को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, 0.03 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइंग 760। तो जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ध्यान से जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो पार्शियल प्रेशर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 0.3 mm ऑफ Hg। याद रखना इस चीज़ को। तो देख लो, अब हाई प्रेशर कहाँ पे है, CO2 का एल्विली के अंदर कितना है, 40 और 40 से कहाँ जा रहा है, 0.3 mmHg, यानी ज़्यादा से कम की तरफ ये प्रेशर जो CO2 होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है। देन बात करते हैं इस
एल्वेली लेवल के अंदर। तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं ये अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था। देखो एल्वेली की जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, याद रखना इस चीज़ को, और वो जो बनी होती है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। और जहाँ कहीं भी डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, जहाँ भी एक्सचेंज होता है, वहाँ पर आपको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही देखने को मिलती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, जैसे कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और ब्लड कैपिलरीज की एंडोथेलियम, इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसकी थिकनेस भी बहुत ज़्यादा पतली होती है। ये तीनों मिलकर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है एल्वेली के अंदर, ठीक है। तो एल्वेली से गैस एक्सचेंज इजीली हो जाए इसलिए ये मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो ये 0.2 मिलीमीटर थिकनेस की ये मेम्ब्रेन बनाती है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया। तो एल्वेली लेवल के अंदर गैसेस जो एक्सचेंज होती है वो भी सिंपल फॉर्म के अंदर होती है, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर होती है, हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ ये देखने को मिलता है। एल्वेली के अंदर बात करते हैं अपन गैस एक्सचेंज का, तो एल्वेली से ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगी, ब्लड के अंदर आ जाएगी, और ब्लड से CO2 कहाँ पे चला जाएगी, एल्वेली के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो एल्वेली से फिर जो CO2 होता है वो एनवायरनमेंट के अंदर अपन लोग रिलीज कर देते हैं, और जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हुई है वो कहाँ चली जाएगी, जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर। क्लियर हो गया। तो ये एक्सचेंज गैसेज यहाँ पर हो गया। देन बात करते हैं ये जो प्योर ब्लड हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड। कहाँ पे आएगा, ये हार्ट के अंदर आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो जैसे हार्ट के अंदर आएगा, एक चीज़ याद रखना, चाहे पल्मोनरी वेन हो चाहे सिस्टेमिक आर्टरीज हो, इन दोनों के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर फिक्स होता है 95 mm ऑफ Hg। कंफ्यूज नहीं होना, NCERT के अंदर केवल एक जगह मेंशन किया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। 95 mm Hg दोनों साइड होता है, चाहे वो पल्मोनरी वैन हो चाहे वो सिस्टेमिक आर्टरी हो, इन दोनों के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इक्वल होता है, सेम होता है। तो पल्मोनरी वैन से कहाँ जाएगा, हार्ट के अंदर जाएगा, और हार्ट पंप करके सिस्टेमिक ऑर्टा के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा, ये बॉडी पार्ट के अंदर जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहा है इसके अंदर पार्शियल प्रेशर कितना 95 mm Hg, और टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना ऑक्सीजन का 40 यानी 40 mm Hg है। तो ज़्यादा से कम की तरफ ऑक्सीजन मूव होता है, तो ऑब्वियसली ब्लड से कहाँ चला जाएगा, वो टिश्यू फ्लूइड या फिर सेल के अंदर इंटर हो जाता है। और सेल के अंदर जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है, चाहे वो सेल हो या फिर टिश्यू हो, यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 45 से ज़्यादा, 45 से 52 mm Hg देखने को मिलता है मैक्सिमम, लेकिन NCERT में 45 दे रखा है और उससे ज़्यादा भी अपन मानते हैं इसको, तो 45 से एक्चुअली ज़्यादा ही होता है, लेकिन NCERT में 45 मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से CO2 कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और ब्लड के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 45 mm Hg है। क्लियर हो गया। देन ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होकर कहाँ पे जाता है, अपने हार्ट के पास, और हार्ट से वापस कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से एल्वेली के पास, वहाँ पर फिर से डिफ्यूजन होगा, CO2 वापस अपन बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। ये जो वे होता है इसके अंदर अपन को देखने को मिल रहा है कि जितने भी जगह गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो पार्शियल प्रेशर के थ्रू ही हो रही है। क्लियर हो गया। तो विथ लेबलिंग आपको ये डायग्राम आना चाहिए। NCERT को एक बार जरूर से देखना, जितने भी लेबल किए हुए हैं नेम वो सारे अंडरलाइन कर लो, सभी अपन को आने चाहिए। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं पार्शियल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर पार्शियल प्रेशर। तो ऑक्सीजन के अंदर अगर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर निकाले तो ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है एटमॉस्फेयर के अंदर, 21%। तो 21 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 760 mm Hg, क्योंकि 760 mm Hg एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। तो ये किसका निकल के आ गया, ऑक्सीजन का। सिमिलरली 0.03, क्योंकि 0.03% CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, तो 0.03 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 760 mm Hg इज इक्वल टू 0.3 mm Hg। ये CO2 का पार्शियल प्रेशर है एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर अपन एल्वेली की बात करते हैं तो एल्वेली के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है, 104, और CO2 का कितना होता है, 40 mm Hg होता है। सिमिलरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg, एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 45 mm ऑफ Hg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर बात करते हैं तो मैंने कहा था वहाँ पर सिमिलर होता है, चाहे वो पल्मोनरी वेन हो चाहे वो सिस्टेमिक आर्टरीज हो, वहाँ पर 95 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ Hg होता है। टिश्यू फ्लूइड के अंदर अपन ने देखा था 45 से ज़्यादा था CO2 का, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया 45 to
52 mm ऑफ Hg CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है, क्योंकि ज़्यादा से कम की तरफ CO2 मूव करती है इसके अंदर, ठीक है। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg होता है, जो कि अपन ने अभी डायग्राम के अंदर देखा था। क्लियर हो गया? ओके अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी गैसों का जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो किस तरह से होता है, कौन कौन से वे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ब्लड के अंदर एक तो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है और दूसरा प्लाज्मा के थ्रू होता है। तो दो वे हमारे पास है, हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट इजीली करते हैं। याद रखना, हीमोग्लोबिन के साथ में 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है और 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। तो याद रखना 95% ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होकर क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, स्टेबल नहीं होता, क्योंकि इसको टूटना भी तो पड़ता है। जहाँ पर टिश्यू है, जहाँ पर सेल है, जहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए, वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन किसको मिल जाएगी, सेल या फिर टिश्यू को मिल जाएगी और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है। रिमेनिंग जो 3% ऑक्सीजन होता है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है। याद रखना, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो CO2 होता है वो प्लाज्मा में ऑक्सीजन से ज़्यादा डिजोल्व होती है। अप्रोक्स 7% CO2 प्लाज्मा इसके अंदर डिजोल्व होकर कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होती है, बट ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत कम, यानी कि 3% ही प्लाज्मा में घुलकर ट्रांसपोर्ट होती है। याद रखना इस चीज़ को। तो डिजॉल्विंग पावर किसकी ज़्यादा हो गई, घुलने की जो क्षमता है वो किस में ज़्यादा है, ऑब्वियसली CO2 के अंदर ज़्यादा है, ऑक्सीजन के अंदर कम है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। लंग्स के अंदर बात करते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ये रिवर्सिबल प्रोडक्ट बनाता है, रिवर्सिबल प्रोडक्ट बनाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो लंग्स के अंदर तो क्या हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड होता है। तो याद रखना, एक हीमोग्लोबिन के साथ में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, 4, यानी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं अगर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कहाँ जाता है, टिश्यू या फिर सेल के पास जाता है, तो वहाँ पर जाकर ये फिर से ब्रेक हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। मॉलिक्यूल पूछे तो 4 होते हैं, लेकिन आपको ये पूछे कि एक हीमोग्लोबिन के साथ में कितने ऑक्सीजन के एटम बाइंड होते हैं, अगर एटम परमाणु पूछे तो 8 परमाणु, 8 एटम बाइंड होते हैं। याद रखना, एक O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब 4 O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है, 8 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल को अच्छे से पढ़ना जरूर। देखो कौन कौन सी कंडीशन है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जरूरी है। ऑब्वियसली एक तो O2 की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होता है। O2 ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली CO2 कम होना चाहिए। तो CO2 कम होगा, H+ आयन कम होंगे, टेम्परेचर कम होगा। अगर H+ आयन कम है तो pH क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाती है। ये कैसे होता है मैं अभी आपको आगे डिस्कस करता हूँ, बहुत ईजी है इस चीज़ को याद रखना। अभी देखो आगे इसके ऊपर डिस्कस करते हैं अपन लोग। ये मैंने मेंशन किया हुआ है, एक हीमोग्लोबिन के पास कितने आयरन होते हैं, तो Fe+2 आयन कितने होते हैं, 4 होते हैं। याद रखना इस चीज़ को, 4 Fe+2 आयन इसके पास प्रेजेंट होते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, हीमोग्लोबिन के पास 4 पोरफायरिन प्रोस्थेटिक ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़े होते हैं, बाइंड होते हैं। और प्रत्येक या फिर हर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के पास एक आयरन यानी एक Fe2+ आयन प्रेजेंट होता है। याद रखने चीज़ को। और एक Fe2+ आयन एक O2 मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, तो इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन में 4 Fe+2 आयन होते हैं, तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बाइंड करता है, 4 O2 को बाइंड करता है। याद रखना इस चीज़ को। एक चीज़ मैं आपको और अभी बता देता हूँ, पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि एक आरबीसी के अंदर कितने हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, ये भी आप याद रखना। अप्रॉक्स 270 मिलियन, बिल्कुल सही सुन रहे हो, 270 मिलियन हीमोग्लोबिन एक आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सोचो आरबीसी खुद मिलियंस के अंदर है, 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ आरबीसी की अमाउंट है अपनी बॉडी के अंदर। वहीं अगर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो एक सिंगल आरबीसी के अंदर ही 270 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। देखो ये जो नोट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना ताकि आपका NCERT का जितना भी लाइन है वो सारा क्लियर हो जाए, सारा समझ में आ जाए। 100 ml ऑक्सीजन कितने, सॉरी हम
100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो याद रखना 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है? 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 12 से 16 ग्राम अपन लोग पढ़ते हैं, अप्रोक्स 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है। तो याद रखना 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 20 ml O2 को कैरी करता है और 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि 20 ml जो ऑक्सीजन होता है उसको 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है। बोल सकते नहीं बोल सकते? अरे भैया ये दोनों तो इक्वल है ना। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, समझो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है? 20 ml ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है? 20 ml ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। अगर क्वेश्चन आए कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, ध्यान से 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो 1.3 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये आपको आना चाहिए भैया। क्लियर हो गया यहाँ तक? देन बात करते हैं ऑक्सीजन जो डिलीवर होता है टिश्यू को वो कितना परसेंट होता है? 25% होता है। देखो मोस्ट ऑफ 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन डिलीवर कितना होता है टिश्यू को? केवल और केवल 5 ml ही डिलीवर होता है। तो 20 का 5 ml, इसका मतलब क्या हो गया? 25% ही ये डिलीवर होता है। बाकी जो बचा हुआ 15 ml यानी 75% ऑक्सीजन है वो वापस डीऑक्सीजनेट ब्लड में ही होता है। तो ये मत कहना कभी भी कि जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है उसमें केवल और केवल CO2 ही होती है। गलत बात है, उसमें ऑक्सीजन भी होती है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है, जो अभी आपने बात किया। बाहर इफेक्ट की अपन लोग बात करते हैं, कौन सी कंडीशन के अंदर बाहर इफेक्ट अपन को देखने को मिलता है? तो याद रखना जब टिश्यू के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन तो ब्रेक करके टिश्यू या फिर सेल को डिलीवर कर देता है। इसी प्रोसेस को यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन ब्रेक हो रहा है हीमोग्लोबिन से, उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? बाहर इफेक्ट बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का मुक्त होना ही क्या कहलाता है? बाहर इफेक्ट कहलाता है। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? टिश्यू के अंदर, क्योंकि वहीं पर ही ये डिसोसिएशन होता है। कौन कौन सी कंडीशन इसके लिए जरूरी है? CO2 लेवल ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली सेल के पास जा रहा है, टिश्यू के पास जा रहा है, तो वहाँ पे CO2 का लेवल ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो CO2 ज़्यादा है, इसका मतलब CO2 कहाँ पे आएगा? प्लाज्मा में आएगा। और प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट है? 92% वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर के साथ में जो CO2 होता है वो कार्बोनिक एसिड बनाता है। CO2 प्लस H2O गिव्स क्या बनाएगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और ये ब्रेक होके क्या बनाता है? H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव यानी बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। ये जो H पॉजिटिव होता है उसकी अमाउंट भी बढ़ेगी। अगर H पॉजिटिव बढ़ रहा है तो pH क्या हो रही है? फिर कम हो रही है। ऑब्वियसली CO2 ज़्यादा कब बनेगा? जब सेल को एनर्जी ज़्यादा चाहिए। सेल को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ATP ज़्यादा बन रही है, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कंप्लीटली बाहर इफेक्ट के लिए। बाहर इफेक्ट कब देखने को मिलता है? जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड शिफ्ट होता है, उसी कंडीशन के अंदर बाहर इफेक्ट अपन को देखने को मिलता है। ओके, तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। इसके बाद आप NCERT जरूर पढ़ना, आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। पहले तो अपन बात करते हैं इसके जो एक्सिस होते हैं उनको अच्छे से समझना। पहले तो देखो इधर वाला क्या दे रखा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है? परसेंटेज हीमोग्लोबिन जो कि सेचुरेटेड हो गई है ऑक्सीजन के साथ के अंदर। तो अप्रोक्स 98 या 100% तक सेचुरेटेड हो जाती है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को, जब ये राइट शिफ्ट होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है, जब ये लेफ्ट शिफ्ट होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड होता है। ये सिग्मोइड कर्व होता है, डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा ये कर्व। जो कर्व का जो अगर ये राइट साइड शिफ्ट होता है इसका मतलब ये डिसोसिएशन होता है। ये और ये जो कर्व होता है वो कांस्टेंट pH के ऊपर बना होता है, कांस्टेंट pH के ऊपर ही ये सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है। देन बात करते हैं राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के बारे में। तो राइट शिफ्ट मैंने अभी बताया था बोहर, याद रखना इस चीज़ को, बहुत इजी है। राइट मतलब BOHR आ रहा है इसके अंदर, तो राइट शिफ्टिंग। लेफ्ट शिफ्टिंग कहाँ देखने को मिलती है अपन को? लंग्स के अंदर, इसमें L आ रहा है, लंग्स लेफ्ट शिफ्टिंग, ये भी अपन याद कर सकते हैं इससे।
तो राइट शिफ्टिंग है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और कहाँ पर होता है, ये टिश्यू के अंदर होता है। इसके अंदर क्या क्या कंडीशन, CO2 लेवल ज़्यादा है, H पॉजिटिव ज़्यादा, CO2 लेवल ज़्यादा, इसका मतलब बाई कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा, H2CO3 ज़्यादा बनेगा। तो H2CO3 ज़्यादा बनेगा तो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा बनेंगे, H पॉजिटिव ज़्यादा बनेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, pH लेवल कम हो जाएगी। ठीक है, H पॉजिटिव ज़्यादा है ना, तो एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, तो pH क्या हो जाएगी, कम हो गई। और कई जगह आप ये भी देखने को मिलेगा कि BPG का मतलब क्या होता है, बाई फॉस्फोग्लिसरेट, ये भी ज़्यादा बनता है। अगर मैं लेफ्ट शिफ्टिंग की बात करता हूँ तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन इसके अंदर फॉर्मेशन होता है, और कहाँ पर होता है, ये लंग्स के अंदर होता है। इसकी कंडीशन क्या होती है, जस्ट इसके अपोजिट हो गई। तो ये आपको आना चाहिए। क्लियर हो गया ये वाला पोर्शन भी। अब कई बार पूछ लेते हैं कि P50 ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है। P50 का मतलब देखो बहुत ज़्यादा ईजी है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, टोटल हीमोग्लोबिन, जब ये 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में सेचुरेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो जाता है जिस पार्शियल प्रेशर के ऊपर, उसी को अपन P50 बोलते हैं। और ये कितना होता है, अप्रोक्स 30 mm ऑफ Hg होता है। तो लगभग 30 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर के ऊपर 50% हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, या मैं ऐसा बोलूं कि 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कितने पार्शियल प्रेशर के ऊपर, 30 mm ऑफ Hg के ऊपर। बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्लियर हो गया। देन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसके पास 3 वे है, 3 वे है। पहला प्लाज्मा, दूसरा H कार्ब एमिनो, याद रखना इसको, कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन के साथ में, और थर्ड आता है ये बाइकार्बोनेट के साथ में। तो 3 वे कार्बन डाइऑक्साइड के पास होता है। क्लियर हो गया। तो 1 by 1 पढ़ते हैं। प्लाज्मा के अंदर कितना डिजोल होता है, ये 7% प्लाज्मा में डिजोल्व होकर क्या बनाता है, ये कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो याद रखना CO2 प्लस H2O कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एनसीईआरटी में मेंशन है ये लाइन, याद रखना इस चीज को। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, और ये कार्बोनिक एसिड बनाकर कहाँ जाएगा, ये अपने लंग्स की जो एल्वियोली होती है उसके पास जाकर ये ब्रेक होकर डिफ्यूजन हो जाता है। सेकेंड वे कौन सा इसके पास, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के साथ में। तो कितना परसेंट जाता है, लगभग 20 से 25% ये CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। एवरेज पूछे तो 23% CO2 ट्रांसपोर्ट यहाँ से होती है। देखो H पॉजिटिव आयन हीमोग्लोबिन के साथ में पहले बाइंड होता है और क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन। ये टर्म्स याद रखना अपन को, कंप्लीटली आना चाहिए भैया बिल्कुल भी। तो क्या बनाता है, ये हीमोग्लोबिन एसिड बनाता है, और ये हीमोग्लोबिन एसिड जो होता है वो एमिनो ग्रुप प्लस CO2 के साथ में जुड़कर कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो फॉर्मूला वो किसका है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। देन कौन कौन सी कंडीशन में होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ऑब्वियसली CO2 का लेवल ज़्यादा होगा, तभी ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनता है। थर्ड वे कौन सा इसके पास, बाइकार्बोनेट, याद रखना HCO3 माइनस। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में CO2 सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, कितना, 70% CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है। जो मैंने आपको बताया था, CO2 प्लस H2O कार्बोक्सी एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये क्या होता है, एंजाइम होता है, क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। देन कार्बोनिक एसिड ब्रेक होके क्या बनाता है, H पॉजिटिव प्लस बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको आने चाहिए। पहला, हॉल्डन इफेक्ट। देखो ये हॉल्डन इफेक्ट एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा समझ लो। देखो कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। हॉल्डन इफेक्ट क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। अपन ने अभी देखा कि ऑक्सीजन ब्रेक होना हीमोग्लोबिन से क्या कहलाता है, बॉहर इफेक्ट। हॉल्डन इफेक्ट क्या होता है, CO2 का ब्रेक होना, कहाँ पर, एल्वियोली के अंदर, उसको क्या बोलते हैं अपन, हॉल्डन इफेक्ट बोलते हैं। बहुत सिंपल है, सीधी सी बात है। 100 ml ब्लड द्वारा 4 ml CO2 एल्वियोली के अंदर मुक्त होती है, यानी रिलीज होती है। ये डाटा भी आप याद रख सकते हो। देन बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। सुनना, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से जो एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन की कंपैरिजन में 200 गुना ज़्यादा होती है। इसलिए अगर 1% भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो भी जाती है तो याद रखना ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ये अब वापस ब्रेक नहीं होगा, इसलिए ये लीथल है, जानलेवा है हमारे लिए। तो याद रखना इस चीज़ को। देन हीमोग्लोबिन की मैं एफिनिटी की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड, देन ऑक्सीजन के साथ में, और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड के साथ में। तो क्लियर हुआ, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सारे पॉइंट आप लोगों को आने चाहिए। देन लास्ट में क्या हो जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। जो सेल होती है वो रेस्पिरेटरी जो सब्सटेंस होता है उनकी प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है और ये ब्रेकडाउन कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38 या फिर 36 एटीपी प्रोड्यूस करता है, जो कि अपन कहाँ पढ़ते हैं, प्लांट्स के अंदर ये पढ़ते हैं। ठीक है, पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड से क्या आता है, एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर ये क्रेब्स साइकिल में जाता है जिसके अंदर सिट्रिक एसिड बनता है जो सिट्रेट सिंथेटिक एंजाइम पर। तो बहुत सारी ये प्रोसेस होती है, देन एटलीस्ट क्या बनती है, CO2 + H2O बन जाता है। तो याद रखना इस चीज़ के अंदर। यहाँ तक अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है वो क्या रह गया इसके अंदर, केवल और केवल अपने डिजीज़ रह गई, जो अस्थमा हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फीसीमा हो गया, सार्स सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, न्यूमोनिया, साइनोसिस वगैरह। तो ये एक वीडियो और बनेगा इसके अंदर डिजीज़ के ऊपर, जो कि नेक्स्ट वीडियो अपन कंप्लीट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है वो कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, तो आपको अब NCERT पढ़ना है कंप्लीटली अच्छे से, लाइन टू लाइन। वीडियो कंप्लीट आपने अगर देख लिया है तो NCERT को पूरा पढ़ना, सिंगल एक लाइन आपका नहीं रहेगा, कंप्लीट NCERT आपको समझ में आ जाएगा। ऑल्दो आपने ज़्यादा ही पढ़ा NCERT से तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सफिशिएंट है, एनफ है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।